नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 12 की भूगोल में हम पाठ 6 मानव अधिवास का भाग 4 पढ़ेंगे। इसमें नगरीय अधिवासों के प्रकार की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भाग 3 में नगरीय ग्रामीण प्रतिरूप की चर्चा की थी और आज हम नगरीय अधिवास के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। नगरीय अधिवास, देखो नगरीय अधिवासों के जो प्रकार होते हैं किन किन आधार पे होते हैं, जैसे आकार के आधार पे, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पे, वहाँ किए जाने वाले कार्यों के आधार पे, साथ ही जनसंख्या के आधार पे। यानी कह सकते हैं जो ये नगरीय अधिवासों के प्रकार है, नगरों का आकार, वहाँ उपलब्ध सुविधाएं, किए जाने वाले कार्य तथा जनसंख्या के आधार पे इसके प्रकार बांटे जाते हैं। तो जो 4 प्रकार के नाम हैं, जैसे नगर, महानगर, सन्नगर और वृद्धनगर। तो आज इनकी हम चर्चा करेंगे। तो समझ में आ गया होगा नगरीय अधिवास के प्रकार किस आधार पर, आकार, उपलब्ध सुविधाओं, किए जाने वाले कार्य, यानी कोई नगर में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फिर जनसंख्या, इस आधार पर कई नामों से इन्हें जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहले नगर को पढ़ेंगे। तो जो नगर है, अब नाम सुन ही रखा है आपने, नगर किसे कहते हैं। देख लो, जहाँ पर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या होती हो, उन अधिवासों को हम नगरीय अधिवास कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लें, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवासों को नगर कहते हैं। और नगर की एक विशेषता और होती है, इनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि या फिर गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। यानी जहाँ पर 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कृषि संबंधी गतिविधियाँ न करके अन्य कार्यों में वो लगी रहती है, जैसे व्यापार हो, परिवहन हो आदि जो भी है। हम जो ये व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, आने वाले जो चैप्टर है 7, उसमें हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नगर आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या होती है उन्हें नगर कहते हैं। और जहाँ की जनसंख्या 50% से अधिक गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो भारत में नगर का उदाहरण कौन सा है? राजस्थान का बीकानेर नगर। ये उदाहरण पूछा जा सकता है कि कोई भी नगर का नाम बताओ। इसमें आप लिख सकते हो राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य, उसका बीकानेर नगर, यानी ये जो बीकानेर जिला है आपका, और वहाँ का जो नगर है उसको नगर की संज्ञा दी गई है। तो ये नगर आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट रहेगा महानगर, तो ये नगर से बड़ी स्टेप है, यानी 10 लाख से अधिक वाले अधिवासियों को महानगर कहते हैं। यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों को क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। और इनकी क्या खासियत होती है? ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यानी महानगरों में ये सभी कार्य बहुत अधिक होते हैं। औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षिक आदि कार्य यहाँ पर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये इन्हें महानगर की संज्ञा दी गई है। इनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है और ये सभी कार्य यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे औद्योगिक हो, जैसे कोटा को
अपन जो जिला है अपना गृह जिला कोटा, इसको शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा संबंधी कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। और महानगर का ही एक नाम है, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। ध्यान रखना, मेट्रो सिटी किन्हें कहते हैं? महानगरों को ही कहते हैं। ये आपको महानगर भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उन अधिवासियों को हम क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। और यहाँ पर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र ये होते हैं। उदाहरण के तौर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये सब महानगर के उदाहरण हैं। इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। अब आगे की हम जो नगर का अगला प्रकार है वह सन नगर है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सन नगर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एक बार और आगे भी पूछा जा सकता है। तो सन नगर, तो सबसे पहले ये सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था ये देख लेते हैं। 1915 में पैट्रिक गिडीज, नाम ध्यान रखना, पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है एक विशाल नगरीय क्षेत्र। समझ में आ गया होगा जिसका क्या अर्थ होता है? विशाल नगरीय क्षेत्र। तो सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सन नगर शब्द का उपयोग किया और इसका क्या तात्पर्य होता है? एक विशाल नगरीय क्षेत्र होता है। अब ये कैसे बनता है समझो, जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवासों से मिलकर बनता है। जो अलग अलग दो शहर होते हैं, जब उनके आवास आपस में मिल जाते हैं तब ये बनता है, जिसे सन नगर कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ये दो नगर हैं, यहाँ पे ये दो नगर, इसको ए नगर मान लेते हैं, इसको बी नगर मान लेते हैं। अब इनके आवास क्या है? इन्हीं के अंदर है। ए नगर के आवास इसी के अंदर है, बी नगर के आवास इसी के अंदर है। जो ये बीच का गैप है, ये बीच का, इन दोनों में जो खाली जगह है, फिर भविष्य में यहाँ भी क्या बन जाते हैं? आवास बनना शुरू हो जाते हैं। जब जनसंख्या नीम आती बढ़ती है तो ये शहर से बाहर निकलते हैं और बाहरी क्षेत्रों में अपने आवास बनाना शुरू कर देते हैं। एक समय आता है जब इसके आवास, ए नगर के आवास भी यहाँ तक बनते हुए आ जाते हैं और बी के भी यहाँ तक, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है? आपस में मिल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हम सन नगर कहते हैं। यानी समझ में आ गया होगा, दो नगरों के जो बीच के क्षेत्र में आवास बनने के बाद जो आप दोनों आपस में मिल जाते हैं उन्हीं को सन नगर कहते हैं। अभी हमने अर्थ भी देखा इसका, ये एक विशाल नगरीय क्षेत्र होता है, यानी दो नगरों से मिलकर ये बनता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे लंदन या ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो, और ये तो विश्व के हैं। अब भारत की चर्चा करें, ग्वालियर, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, लक्सर, मुरार आदि, ये सब सन नगर के उदाहरण हैं। देखो यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, ये कभी दिल्ली अलग शहर था, नोएडा अलग शहर था, ऐसे दिल्ली अलग शहर था, गुड़गांव अलग शहर था। अब ये आपस में मिलने के बाद इन्हें ये सन नगर बन चुके हैं। तो आपको सन नगर भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा किया गया, जिसका अर्थ होता है विशाल नगरीय क्षेत्र। और कब बनता है? जब अलग अलग दो शहरों के आवास आपस में मिल जाते हैं तब सन नगर का निर्माण होता है। उदाहरण देखते हैं, लंदन, टोक्यो, शिकागो, और भारत में ग्वालियर, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, लक्सर और मुरार आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं सन नगर के। अब आ जाओ वृद्ध नगर या विश्व नगरी, यानी वृद्ध नगर को हम विश्व नगरी भी कहते हैं। ये देख लेते हैं, अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर जिसका होता है। इसका प्रयोग आपकी पुस्तक में 1857 दे रखा है, लेकिन ये वास्तविक इसका प्रयोग 1957 में किया गया था। आप ध्यान में रखें, 1857 आपकी बुक का है और वास्तविक है 1957 में।
और किसने दिया ये? जीन गोटमैन ने। किसने दिया? जीन गोटमैन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में से मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है विशाल नगर, जिसका प्रयोग 1957 या 1857 में जीन गोटमैन ने किया। इसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, अर्थात महानगर से बड़ा वाला क्षेत्र होता है ये, 50 लाख से अधिक होती है, उसे वृद्ध नगर कहते हैं या विश्व नगरी कहते हैं। अब उदाहरण में हम देख सकते हैं, वही वापस रिपीट हो रहे हैं सन नगर वाले। ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग। अब ये भारत के आगे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। देखो यहाँ एक बात मैं आपको समझा दूँ कि ये जो सन नगर है वह वृद्ध नगर और विश्व नगरी कह सकते हैं, लेकिन वृद्ध नगरों को सन नगर नहीं कह सकते हैं। अर्थात मैंने बताया था, जब दो शहर आपस में मिलेंगे जैसे ए और बी, तो इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, तो सन नगर को हम वृद्ध नगर भी कह सकते हैं। लेकिन हम वृद्ध नगर जैसे कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, मॉस्को हुआ, पेरिस हुआ, इनको हम सन नगर नहीं कह सकते, क्योंकि सन नगर के लिए दो शहर आपस में मिलना ज़रूरी हो सकता है। यानी सन नगर तो वृद्ध नगर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ही देखी जाती है, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है वो वृद्ध नगर कहलाते हैं। लेकिन सन नगर के लिए दो शहरों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है, आपस में मिलने के बाद ही उनको सन नगर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि ये वो भारत का वो शहर बताओ जो सन नगर भी है और वृद्ध नगर भी है, तो कौन सा? दिल्ली यहाँ पर आपका जवाब हो सकता है। और केवल वृद्ध नगर पूछे तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमने नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़े, जो 4 प्रकार थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। नगर, महानगर, सन नगर और वृद्ध नगर। ये सन नगर और वृद्ध नगर से एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। अब हम चर्चा कर लेते हैं नगरीय अधिवासों की समस्या, यानी नगरीय अधिवासों में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं क्या समस्या है। पहली समस्या देखो, बहुत ही सरल है, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। देखो, आज हर कोई व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में या उसके दिल में यही बात होती है कि मेरा भी घर किसी शहर में हो। तो इसी चाह से आज दिनों दिन शहरों की में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ की घनत्व बढ़ता जा रहा है और नगरों का विस्तार हो रहा है। यानी धीरे धीरे नगर जो अपने मूल स्थान पे थे उनका चारों दिशाओं में प्रसार, यानी वो फैलाव होता दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे नगरों में काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को आपको मिलती है और इनका आकार भी दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। एक समस्या तो ये होगी, क्योंकि लोग गाँवों से निकलकर शहरों की ओर जा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण भी है, जब हमने प्रवास पढ़ा था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो लोग जा रहे हैं और उनका आकार बढ़ता चला जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरी समस्या क्या है? गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। यानी शहरों में जो जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहाँ की जो भूखंड यानी भूमि है मतलब बहुत महंगी होती जा रही है, जो हर आदमी या आम आदमी के खरीदने के बस की बात नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, कहीं पे भी खाली स्थान देखते हैं, जैसे नाला हो, रेल लाइन हो, सड़क किनारे हो, वहाँ पर कच्ची झोपड़ियाँ बनाकर रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वहाँ धीरे धीरे गंदी बस्तियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसी चैप्टर में हम
एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती की बात करेंगे, जिसकी इस टॉपिक के बाद हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मुंबई महाराष्ट्र में है वो ताराबाई बस्ती, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो शहरों में एक समस्या ये भी है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, यानी गंदी बस्तियाँ बसना प्रारंभ हो जाती है क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम होती है, और होती है तो बहुत महंगी होती है, कोई आदमी खरीद नहीं पाता। फिर तीसरी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। निरंतर जनसंख्या बढ़ने से वहाँ पर पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा वहाँ पे औद्योगिक क्रियाकलाप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वाहन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह, जिनसे वहाँ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि समस्या देखने को मिलती है। तो पर्यावरण प्रदूषण भी शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। महंगाई, जिसे अभी मैंने चर्चा की थी, गाँव की अपेक्षा शहरों में हर चीज़ महंगी होती है, तो महंगाई भी बढ़ती है शहरों में। फिर 5वें नंबर पर देखते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो ये शहरों में आम बात है, क्योंकि कोई भी व्यापारी होगा वो मुनाफा कमाने के चक्कर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें आप मिलावट की खबरें आजकल पढ़ते होंगे। जैसे आपने कभी अखबार में पढ़ा हो, जिसे नकली घी के पैकेट या डिब्बे किसी बंद मकान में यानी पकड़े गए, तो ये शहरों में ही ऐसी घटनाएं होती है। फिर अपराधों का बढ़ता स्तर। शहरों में एक और समस्या है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ बेरोजगारी फैल जाती है। अब जो बेरोजगारी फैलने के कारण वहाँ अपराध का स्तर भी बढ़ता है, लोग उठपटांग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर वगैरह ऐसे। और फिर 7वें नंबर पे देखते हैं तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, शहरों में हमें ये देखने को ज़्यादा मिलती है। देखो, तीव्र सामाजिक व आर्थिक विषमता हमें शहरों में देखने को मिलती है। एक तरफ तो आपको शहरों में आलीशान बंगला, कोठियाँ, मकान देखने को मिलेंगे, उधर ही शहरों में ही आपको एक तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ यानी गंदी बस्तियाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो सामाजिक स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, यानी विषमता है। और आर्थिक स्थिति में कोई आदमी अगर अमीर है तो वो अमीर ही बनता चला जाएगा, कोई गरीब है तो वो निरंतर गरीब होता हुआ चला जाएगा। तो ये शहरों में है देखने को आपको मिलता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मकानों में कुछ ही सदस्य रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो रात फुटपाथ पे ही बिताते हैं, यानी उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। तो आज हमने भाग 4 की चर्चा की, जिसमें हमने नगरीय अधिवासियों के प्रकार और इसके अलावा हमने नगरीय अधिवासियों की समस्याओं की चर्चा की। टोटल 7 है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, नगरों का बढ़ता हुआ आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, महंगाई, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ता स्तर, तीव्र सामाजिक व आर्थिक विषमता, ये सभी क्या है, नगरीय अधिवासियों की समस्या है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में गंदी बस्तियों की बात करेंगे, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तब तक नमस्कार।